ज्यादा एक्यूरेट रहेगा ब्लड का। ऑन्कोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है, एंड ऑन्कोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन्स लगा रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। मेनली एल्बुमिन प्रोटीन उसमें रोल प्ले करेगा, उससे वाटर को वो वापस रीएब्सॉर्ब करेगा। एंड रिमेनिंग जो फ्लूइड रह गया वो लिम्फ में गया, लिम्फेटिक वेसल्स की तरफ गया, उसी को आप लिम्फ कह रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक ये इमेज दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन काफी सारी कहानी ये खुद ही कह रहा है। क्लियर? ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरी से ब्लड फ्लो मतलब फ्लूइड बाहर की तरफ आया, सेल के बीच में, सेल के चारों तरफ जो स्पेस है, जब आप पढ़ते थे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। थोड़ा सा मेरे को आज ब्रीदिंग का इशू हो रहा है, मतलब वैसा कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा बोलने में शायद तुम लोग को लग रहा होगा, बट अटेंटिव होके सुनना है ना। ऐसे ही थोड़ा सा बीपी वगैरह का होगा कुछ। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जब आप बोलते हो ना, तो वही क्या हो जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो जाता है। क्यों? और उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड बना कहाँ से? यही वाटर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एंड यू नो कि वाटर तो अपने अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकता है। क्लियर? एवरीवेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सारे टिश्यू सिस्टम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाटर को मूव करा सकते हैं, चाहे आप कोई भी लेयर से बात करो। तो वाटर अपने अकॉर्डिंग, अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्योर वाटर कहीं है नहीं बॉडी में। क्लियर? तो मिक्सचर है, सॉल्यूशन की तरह है, एक सॉल्वेंट की तरह वाटर है, तो वो मूव कर जा रहा है। अब वही जो मूव किया तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के फॉर्म में वो बाहर आ गया। एंड देन इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से हो सकता है वो रीअब्सॉर्ब हो जाए, रीअब्सॉर्ब वाला एरो दिख रहा है, वापस ब्लड की तरफ आ रहा है, और फिर सेल की तरफ से होते हुए, सेल के इस साइड भी हो सकता है, इधर क्या, इधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हो सकता है, इंटरसेलुलर स्पेस हो वहां से भी ट्रेवल कर सकता है। और ऑलमोस्ट जो टिश्यू सिस्टम है तुम्हारा ह्यूमन का, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, तो डिफ्यूजन वाले तरीके से वो ट्रैवल कर सकता है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर उसको जब लिम्फेटिक कैपिलरीज मिल रही है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के लिए अगेन लिम्फेटिक कैपिलरीज से ही वो जा सकता है, डायरेक्ट लिम्फ वेसल में नहीं जा सकता। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज जिसकी वॉल, जिसकी मेम्ब्रेन थिन होगी, वहां से वो ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, यहाँ लिम्फ वेसल लिखा है वो समझने के लिए। क्लियर? तो जैसे ब्लड कैपिलरी से निकल रहा था, वैसे लिम्फेटिक कैपिलरी से लिम्फ ट्रांसपोर्ट कर जाएगा। तो क्योंकि एक्सक्लूड किया है इसने आरबीसी को और लार्जर प्रोटीन्स को, दैट्स वाई ये ब्लड नहीं है, ये एक अलग कंपोनेंट हो गया। और ये सीरम भी नहीं है, ठीक है, एकदम टोटली डिफरेंट है, लिम्फ है। लिम्फोसाइट से याद रखो कि लिम्फ है, लिम्फ एक फ्लूइड बन रहा है जो ब्लड से फिल्टर हो रहा है, फिर लिम्फ बन रहा है, फिर लिम्फ नोड्स में उस फ्लूइड की चेकिंग हो रही है, देन अगेन वो ब्लड वेसल से ब्लड में डिसॉल्व हो जा रहा है। क्लियर? तो ब्लड कैपिलरीज लीक फ्लूइड, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ में आप प्रोसेस देख सकते हो। ईच डे अप्रोक्सीमेटली 20 लीटर ऑफ प्लाज्मा लीक्स। ठीक है, 20 भी हो सकता है, 22 भी लिख सकता है, अलग अलग डेटा में अलग अलग मिलेगा। बट तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जितना भी लीक हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है, उसमें से 2 लीटर डे का है ये। ठीक है, एक टाइम में आपके बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड रहता है, तो 20 लीटर एक टाइम में नहीं हो सकता। क्लियर? जब वो ब्लड पूरा सर्कुलेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको मेजर किया जा रहा है, वो कितनी बार बाहर निकला, कितनी बार अंदर आया, उसमें आप मेजर कर रहे हो। तो वो पूरे दिन भर में 22 लीटर इंटरस्टिशियल फ्लूइड बना, एंड उसमें से 20 लीटर या 20 लीटर अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड बना, तो 18 लीटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, एंड 22 लीटर, सॉरी 2 लीटर दिन भर में लिम्फ का फॉर्मेशन हो रहा है। और लिम्फ ऐसा ही है, ब्लाइंड सैक टाइप का है, ऐसा नहीं है कि वो रिवर्स फ्लो कर रहा है या वापस इधर आएगा। वो तो इसी तरीके से है कि एक लूप की तरह, यहाँ से ब्लड में से फ्लूइड निकला और दोबारा उसकी चेकिंग वगैरह करके उसको ब्लड में ही ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है? So about 2 liters of leak plasma is added to the interstitial fluid each day. The excess interstitial fluid then flows into blind-ended. ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है। Blind-ended lymphatic capillaries, मतलब देखो जैसे ब्लाइंड से अपन फूड डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते थे ना, ब्लाइंड से उसमें क्या होता था, एक ही ओपनिंग है, उससे माउथ की तरफ भी वो वर्क कर रहा है और एनस की तरफ भी वर्क कर रहा है, उसी तरीके से जैसे ये इसी तरीके से ब्लाइंड से ये लिम्फ कहीं अलग नहीं जाएगा, लिम्फ
ये क्या डिनोट कर रहा है कि वापस ब्लड में ही जाएगा। दैट्स वाई इसको ब्लाइंड एंडेड लिम्फेटिक कैपिलरीज कहते हैं। क्लियर, ये वापस ब्लड की ही तरफ जाएगा। लिम्फेटिक कैपिलरीज आर वोवेन बिटवीन द टिश्यू सेल, क्योंकि वहीं से तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से उसको कोऑर्डिनेट करना है, तो वो वहां पे फैले होंगे जस्ट लाइक ए ब्लड कैपिलरी। They are the start of a one-way drainage system. One-way drainage system that returns the excess interstitial fluid back to the blood. Lymphatic capillaries. अभी देखो ये वाली इमेज, अगर तुम देखो, अगर देखो नोटेशन पे जाओगे तो नोटेशन में आर्टेरियल ब्लड को रेड, एक चीज नोट कर लो कहीं, रेड कलर से आर्टेरियल ब्लड को दिखाते हैं, ठीक है। ब्लू कलर से ब्लू आर्टरी में जो ब्लड है वो रेड, ब्लू कलर से वेन में जो ब्लड है वो ब्लू। जब भी कलर डायग्राम देखोगे तो इस तरीके से, तो उसमें ग्रीन कलर जो लेते हैं, ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं लिम्फ को। अगर याद हो लैक्टियल लिम्फ वेसल, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाली, तो उसका येलो कलर का इमेज दिया हुआ है शायद एनसीईआरटी में, ठीक है। तो मीन्स ब्लड नहीं है वो, इतना चीज ध्यान रखना है। तो स्लाइटली डिफरेंट कलर से इसको नोटेट करते हैं। और ये जो पर्पल सा कलर दिख रहा है ये क्या है, ये देखो, ये कलर वाली चीज ध्यान में रखो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट हमेशा मिक्स हो जाएंगे। ये पर्पल वाला क्या है, ये कैपिलरीज है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो सकते हैं, मिक्स रहते हैं। दैट्स वाई वो कलर आपको पर्पलिश शो किया, मतलब ब्लू में आप अगर आप रेड मिक्स करोगे तो वो हल्का स्लाइटली पर्पल हो जाएगा। Once the fluid is inside the lymphatic capillary, it is called lymph. वही interstitial fluid, देखो ब्लड से जब निकला, अब देखो एक चीज कॉन्सेप्ट वाइज ध्यान रखना, जब ब्लड से निकला और सेल के बीच में, टिश्यू के बीच में, तो उसी फ्लूइड को टर्म दिया गया है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एंड जब वो ट्रेवल करके लिम्फ कैपिलरीज में गया, लिम्फ कैपिलरी के अंदर चला गया, देन सेम फ्लूइड इज नोन एज लिम्फ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत लॉजिकल बात इससे क्लियर होती है, और आपको ये ध्यान में रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, हो सकता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बारे में पूछ रहा है और लिम्फ लिख के आप आ जाओ। जब तक वो फ्लूइड, ध्यान रखना है इस पॉइंट को, जब तक वो फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर नहीं आएगा, तब तक आप उसको लिम्फ नहीं कहोगे। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों। अब लिम्फ सिस्टम जो है वो आपका इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। इम्यून सिस्टम आपका डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम में आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी, अब ये हम डिटेल में आपको इम्यूनोलॉजी पढ़ाते हुए बताएंगे। अभी हमें ध्यान रखना है कि लिम्फ सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स होंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हुए, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हार्ट हुआ, सेम वे में लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स होते हैं। उसमें प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, जहाँ पे प्राइमरी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे आपने रेड बोन मैरो में मैंने बताया था, वहां पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी इनकी सिंथेसिस होती है। उसी तरीके से आपको ये चीज याद रखो कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है जहाँ लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, मैचुरेशन होता है, तो उनमें आता है बोन मैरो और थाइमस। अभी बस आप नाम नोट डाउन करके रख लो, पढ़ेंगे ये सिस्टम। थाइमस ग्लैंड आपको पता होगा, यहाँ पे हार्ट, मतलब चेस्ट के यहाँ पे, नेक के नीचे, यहाँ पे नेक के बेसल वाले पोर्शन पे रहती है थाइमस ग्लैंड, और बच्चों में बड़ी होती है, ओल्ड एज में धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाती है। दैट्स वाई इम्यूनिटी जो होती है वो बच्चों की हाई होती है कंपैरेटिवली ओल्ड लोगों की, तो एकदम इम्यूनिटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो थाइमस ग्लैंड जो होती है वो रिकर्सिव ग्रोथ को शो करती है, एज के साथ साथ वो ग्लैंड छोटी होती जाती है। खैर सब इम्यून सिस्टम की चीजें इम्यून सिस्टम में बात करेंगे, क्योंकि लिम्फॉइड पढ़ रहे हो लिम्फ, इसलिए नोट्स यहाँ पे लिख के रखोगे। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जहाँ पे एक फॉर्मेशन हो गया, और दूसरा जहाँ पे फॉर्मेशन मैचुरेशन भी कह सकते हो, बट कुछ होता है कुछ अलग साइड पे जाके वो फंक्शनलिटी एक्टिव होते हैं, तो वो साइड कहाँ है, लिम्फ नोड हो गए। स्प्लीन, स्प्लीन पढ़ा था लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन के पास, ठीक है। टॉन्सिल, पैलेटाइन वगैरह बताया था, वो टॉन्सिल, ये सब क्या हो गए, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। क्लियर? जैसे कि
मैंने बोला कि कहीं कहीं पे अब पुलिस हेडक्वार्टर्स बने हैं, वहां पे चेकिंग हो रही है, तो ये सब उसके पार्ट हो जाएंगे कि कौन किसको रिपोर्ट करता है। जैसे हायरार्की होती है ना आपके डिफेंस सिस्टम में, उसी तरीके से एरिया वाइज डिवाइड है। स्प्लीन अलग चेकिंग कर रहा है, टॉन्सिल अलग चेकिंग कर रहा है, लिम्फ नोड्स अलग चेकिंग कर रहा है, लेकिन पूरा का पूरा आपस में मिलके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन along with the lymphocyte cells they form the lymphatic circulatory system। ठीक है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इम्यूनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, माल्ट पूछा जाता है। अभी बस तुम लिख लेना, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इसी के दो टाइप होते हैं, गाल्ट और बाल्ट। सब नोट कर लो, इन सब पे बाद में बात करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, संडे टेस्ट भी है ना, थोड़ा सा लेक्चर का टाइम डिस्टर्ब हुआ तो मैं थोड़ा सा आज हो गई परेशान। तुम लोगों का टेस्ट है, मैंने टारगेट किया है कि फ्राइडे तक खत्म कर देना है मुझे, ताकि फ्राइडे इवनिंग और सैटरडे तुम लोग पूरा टाइम पा लो, और इसमें लेक्चर डिस्टर्ब होते हैं तो फिर टाइम नहीं रहता ना। अभी इवनिंग का टाइम है, कल से मॉर्निंग का ही रहेगा। 2 दिन वो फाउंडेशन बैच के डबल डबल लेक्चर थे, इसलिए मॉर्निंग वाला टाइम आपका नहीं हो पा रहा था। तो अभी हम यहाँ पे इस पे नहीं रुकेंगे ज्यादा भी, लिम्फेटिक सिस्टम की बात करने में। लिम्फ वगैरह समझ में आ गया, जितना अभी आपको कवर करना है बस आप उतना समझो। बोन मैरो की लोकेशन, इमेज देख के आप ध्यान रखो, दिस इज इम्यून सिस्टम। क्लियर। इसके सर्कुलेटरी पार्ट में आपको सिर्फ लिम्फ पढ़ना है यहाँ पे। क्लियर है बच्चा, सिर्फ लिम्फ पढ़ना है यहाँ। कौन है क्लास मेरा बैटरी। क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोकेशन जो अभी टर्म लिए उनको बॉडी में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये आप समझ जाओ। लिम्फ नोड्स दिख रहा है, स्प्लीन दिख रहा है, पियर्स पैचेस भी बात करेंगे। ठीक है, आ भी चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में नाम आया है, तो सब डिफेंस सिस्टम के पार्ट हैं। इसको देखेंगे हम लोग डिटेल में इम्यून सिस्टम। कैपलरीज, एक क्वेश्चन आता है, लिम्फेटिक कैपलरीज कहाँ कहाँ अब्सेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये आपको नॉलेज के भी अकॉर्डिंग पता होना चाहिए और ऐसे भी पता होना चाहिए कि लिम्फेटिक कैपलरीज मतलब लिम्फ कहाँ पे नहीं है। क्लियर। पहली चीज एपिडर्मिस, जहां जहां ब्लड की सप्लाई नहीं है पहले तो वहां पे नहीं होंगी, वहां तो होने का सवाल ही नहीं उठता है। नेल्स, हेयर, इन जगह पे नहीं होंगी, लेकिन और भी जगह है जहाँ पे ब्लड की सप्लाई है लेकिन लिम्फ नहीं बन रहा है। तो एपिडर्मिस, कॉर्निया, नेल्स, हेयर, कार्टिलेज, स्प्लीन, बोन मैरो, यहाँ पे लिम्फेटिक कैपलरीज नहीं है, यहाँ लिम्फ का फॉर्मेशन हो सकता है, लिम्फोसाइट सेल्स बन रही है। क्लियर, यू कैन से कि कैपलरीज नहीं है। ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड टिश्यू, उससे रिलेटेड सिस्टम रिलेटेड है, क्योंकि दे आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक। एल्वोलाई एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल वहां पे भी नहीं है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे लिम्फेटिक कैपलरीज की सप्लाई नहीं होती है। चलो अभी, ठीक है। lymph capillaries join up to form larger lymph vessels which carry the lymph to the major lymphatic ducts, ये important है lymphatic ducts। क्लियर, वो lymphatic duct ही blood vessels में जाके फिर बाइंड करेंगे। lymph is returned to the blood stream from these duct, इसमें thoracic duct आ जाती है आपकी। lymph is the lymph vessels passes, lymph in the lymph vessels passes through the lymph nodes which filter out bacteria, cancer cells। ठीक है, इस तरीके के इन्फेक्शन को वो रिलेट करता है। एक छोटा सा ये फ्लो चार्ट बना लोगे एकदम क्लियर रहेगा बेटा। लिम्फेटिक कैपलरीज, इसके आगे आपको अगर और ऐड करना है तो आप ब्लड कैपलरीज ऐड कर लेना। ब्लड कैपलरीज से इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से
lymphatic capillaries से lymphatic vessels, then right through many lymph nodes, कई lymph nodes जो बीच बीच में आएंगे उनसे क्रॉस होगा, एंड देन राइट lymphatic एंड thoracic duct, ये दो डक्ट आप याद रखना। एक मेजर लिम्फेटिक डक्ट होती है राइट साइड के बॉडी में, एंड एक थोरेसिक डक्ट होती है, और इन सब का डिटेल आपको पढ़ना ही होगा बेटा, सब आगे पढ़ोगे। फैक्टर्स दैट हेल्प इन लिम्फ फ्लो आर, लिम्फेटिक फ्लो को कुछ इन्फ्लुएंस करने वाले भी फैक्टर है। क्लियर? अब इसको देखो, अभी लॉजिक सब समझ में आ गया, तो फैक्टर एकदम एक बार में समझ में आएगा। टिश्यू फ्लूइड जो है, फ्लूइड अपने प्रेशर के अकॉर्डिंग मूव करता है, तो ऑब्वियसली क्या हो गया पहला फैक्टर, टिश्यू फ्लूइड प्रेशर। अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से भी हो सकता है, इंटरस्टिशियल टिश्यू के भी फ्लूइड का प्रेशर हो सकता है, एवरीथिंग। आप जहाँ पे फ्लूइड की बात कर रहे हो वो फ्लूइड प्रेशर होगा। यहाँ पे लिखा है टिश्यू टू फ्लूइड प्रेशर, मतलब इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड की बात हो रही है। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सराउंडिंग मसल्स, सराउंडिंग मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और उससे भी फ्लूइड का फॉर्मेशन, फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट होता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं इसको। आप मसल्स मूव कराओगे, आपके ब्लड का सर्कुलेशन वहां पे बढ़ेगा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ा, ब्लड का प्रेशर बढ़ा मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा, ब्लड फ्लो उसमें फास्ट हो रहा है, ब्लड फ्लो फास्ट हो रहा है तो कैपिलरी के पास जो टिश्यू जो फ्लूइड होगा ब्लड में से निकलने वाला वो फास्ट निकलेगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सराउंडिंग मसल्स भी इसमें इम्पैक्ट करती है। पल्सेशन ऑफ एडजेसेंट आर्टरीज, आर्टरीज जो है उसका पल्सेशन, उसका प्रेशर कैसा है, वो कैसे पल्सेट हो रही है, कितना फ्लो लेके आ रही है, इसमें भी डिपेंडेंट है। नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर, अब थोरेसिक प्रेशर, थोरेसिक डक्ट में थोरेसिक प्रेशर जनरेट हो रहा है एंड उससे ये फ्लो बन रहा है, तो ऑब्वियसली उसका निगेटिव इंट्राथोरेसिक, उसको फीडबैक मैकेनिज्म की तरह समझो, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। प्रेजेंस ऑफ वॉल्व विच प्रिवेंट बैक फ्लो, कल मैंने एक इमेज दिखाई थी कि वॉल्व है, ट्रू वॉल्व होती है वेसल्स, वेन में, ब्लड वेसल्स के वेन में एंड लिम्फेटिक वेसल्स में। इससे क्या होता है, बैक फ्लो नहीं हो पाता है, एक डायरेक्शन में फ्लो चलता है। दैट्स वाई आप इसको ब्लाइंड साइड भी बोल रहे हो, मतलब एक डायरेक्शन में, मतलब वो मल्टीपल साइड। अगर तुम ब्लाइंड साइड से इसको रिलेट करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि इस साइड से लिम्फ आया तो इसी साइड से वापस हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब एक ही वेसल के अंदर ट्रेवल कर रहा है और इससे ही बाहर जाएगा, बीच में ये कहीं और नहीं डिस्ट्रीब्यूट करा रही। दैट इज द रिलेटेड। ठीक है, अब जो दो डक्ट की बात हुई, इस तरीके से अगर आप फ्लूइड को डिवाइड करोगे तो लिम्फेटिक डक्ट आपके इतना जो ग्रीनिश पोर्शन से शेडेड पोर्शन है, यहाँ से लिम्फ को कलेक्ट कर रही है, यहाँ की कैपिलरी से, एंड ड्रेन्ड बाय द थोरेसिक डक्ट, ये सारा आपका इधर से कलेक्ट हो रहा है। तो सिंपल सी छोटी सी बात है कि थोरेसिक डक्ट मोस्ट ऑफ द लिम्फ को कलेक्ट करती है, एंड देन ये थोरेसिक डक्ट आपके ब्लड वेसल्स में ओपन होती है, ये वाला। ओके, तो दो डक्ट का नाम याद रखना बस। क्लियर है? अब एरियाज दिया हुआ है, ड्रेन बाय द थोरेसिक डक्ट, लोअर लिम्ब, लेफ्ट साइड ऑफ हेड एंड नेक। देखो जो शेडेड पार्ट है इससे समझो तो सब आपको क्लियर रहेगा। एब्डोमेन, लेफ्ट थोरेसिक रीजन, लेफ्ट अपर लिम्ब, राइट अपर एक्सट्रीमिटी, राइट थोरेसिक रीजन, राइट साइड ऑफ हेड एंड नेक। राइट अपर एक्सट्रीमिटीज मतलब ये जो आपकी फिंगर की डिजिट्स है, पूरा वहां से लेके पूरी सप्लाई तक ये ड्रेन आउट कर रहा है, उसके बाद ये ब्लड वेसल्स में डाल देगा, वो भी सुपीरियर वेना केवा में, मतलब वेना केवा में। लिम्फ कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, ये तो नोट डाउन ही करके रखना है। एल्बुमिन बेटा कंफ्यूज करता है, एल्बुमिन को मार्क कर लेना, ठीक है। लेकिन ये सभी ग्लोबुलिन को छोड़ दो तो बाकी सबका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, ऐसा नहीं कि फाइब्रिनोजन यहाँ पे क्लॉटिंग कर सकता है, इस तरीके का मैकेनिज्म नहीं चलेगा। एल्बुमिन ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एल्बुमिन जो है वो ब्लड में प्रेजेंट है। क्लियर? वेरी लो अमाउंट ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा जो है मेन कंपोनेंट वो हो गया आपकी लिम्फोसाइट सेल्स, तभी इम्यून सिस्टम वर्क करेगा। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस, क्रिएटिनिन, यूरिया, क्लोराइड, एंजाइम्स, अदर सॉल्ट जो आप ब्लड में देख रहे थे वो यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, एक्सेप्ट लार्जर प्रोटीन।
फंक्शन, इट इज यूज टू सप्लाई न्यूट्रिएंट टू द बॉडी, क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसकी सप्लाई वहां से भी चलेगी. इट इज यूज टू रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द टिश्यू सेल्स. इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर वेस्ट आया है तो उसको भी रिमूव करेगा. इट इज यूज टू मेंटेन द कंपोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड. टिश्यू फ्लूइड के कंपोजिशन को भी मेंटेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिम्फेटिक और इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में भी चल रहा है, तो वहां पे भी उसको भी मेंटेन कर रहा है. और वो आयन ग्रेडियंट वाली चीज है, ठीक है. हर जगह सेल है, हर जगह ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है. तो वेसल्स कैसे ट्रांसपोर्ट कर रही है, कैपिलरी क्या ले रही है, क्या बाहर भेज रही है, उस पर डिपेंड है. कॉम्प्लिकेट हो रहा है क्या ये ज्यादा? कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा तो अभी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी वाला लिंक देखो तुम लोग. एक बार हम लिंक पे फिर से क्लास ले लेंगे. क्लियर? बट अभी हार्ट वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे आज. यहाँ के जो भी चीजें हैं उसको होल्ड पे डाल देना थोड़ा. It is used to maintain the composition of tissue fluid. It is used to absorb the fat. फैट वाला तो क्लियर होना चाहिए, लैक्टियस में देखा था फैट एब्जॉर्प्शन. दैट्स वाई कंपोजिशन में भी लिखा है स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट. इट इज यूज टू एक्ट अगेंस्ट द पैथोजेनिक इन्फेक्शन ऑफ माइक्रोब्स. ये तो हो गया आपका इन्फेक्शन वाला. चलो अब एनसीईआरटी से देख लेते हैं बेटा. एनसीईआरटी, क्या एनसीईआरटी में कोई ऐसी लाइन है जो आपको नहीं समझ में आ रही है? वो अभी आज का रखते हैं मेन फोकस. एक बार लिम्फ रिवाइज कर लेंगे. एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यूज. अब देखो वैसे तो ये बहुत इजी लगना चाहिए क्योंकि आई थिंक क्लियर हो. कैपिलरीज इन टिश्यूज, जैसे ब्लड पास करता है कैपिलरी से टिश्यू में, सम वाटर अलोंग विद मेनी स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस. वाटर को ही आप फ्लूइड लिखना. क्लियर? Substance move out into the spaces between the cells of tissue, leaving the larger protein. ये लार्जर प्रोटीन्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब वहां पे ट्रेवल कर सकते हैं. आरबीसी को छोड़ दिया जाए. एंड मोस्ट ऑफ द, देखो मोस्ट लिखा है फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है, तो आने वाले लिम्फोसाइट्स है मेनली. मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन ब्लड वेसल्स. दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड. वो जो आप फ्लो चार्ट से ये सब लिख सकते हो. इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये क्वेश्चन है सर. क्लियर? इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इन प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा का ही सबसेट बन रहा है, ब्लड से ही निकल रहा है. फॉर्म्ड एलिमेंट रुक रहे हैं उधर, ठीक है. लिम्फोसाइट्स आ रहे हैं, कुछ और सेल्स भी आती हैं, लेकिन लिम्फोसाइट्स मेनली आ रहे हैं. तो मतलब ये प्लाज्मा वाला कंपोनेंट तो आ रहा है इसमें, एक्सेप्ट द लार्जर प्रोटीन्स. एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस between the blood and the cells always occur through this fluid. That's why मैंने हमेशा एक चीज मेंशन किया बेटा, सेल के चारों तरफ एक मैट्रिक्स है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जिसको आप एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कह रहे हो. ये सेल चैप्टर से ही मैं बता रही हूँ आपको. हर एक सेल तक ऐसा नहीं है. आपके जो ट्रिलियन सेल्स हैं तो ट्रिलियंस कैपिलरीज डिवाइड हो रही हैं और हर एक सेल तक डिलीवरी पहुंचा रही है सामान. इस तरीके की कंडीशन नहीं है. क्लियर? तो इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कोई डाउट नहीं है. और सप्लाई ब्लड से न्यूट्रिएंट की सबकी सप्लाई जो सेल तक जा रही है उसके बीच में इंटरस्टिशियल टिश्यू में प्रेजेंट जो फ्लूइड है वो रोल प्ले कर रहा है. एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम. वेसल्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें अगेन लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक कैपिलरीज आ जाएंगी. लिख लो यहीं पे, लिम्फेटिक वेसल्स एंड lymphatic veins, lymphatic vessels, capillaries. Collect this fluid and drains it back to the major vein. ये major vein के लिए नाम लिख लेना, वेना केवा, जो बॉडी का ब्लड हार्ट में ले जाती है. The fluid present in the lymphatic system is called lymph. Lymph is a colorless fluid. अब देखो बेटा ये सब लाइन तो आई डोंट थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा. कलरलेस फ्लूइड क्योंकि आरबीसी आया नहीं है. कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स, lymph में present cell lymphocyte cell which are responsible for the immune response of the body. Lymph is also an important carrier for nutrient, hormones, सब कुछ जो ट्रेवल कर सकता है उसमें, एक्सेप्ट लार्जर प्रोटीन्स, आरबीसी, इनके अलावा सब वहां पे आ सकते. Fats are absorbed through the lymph in the lacteals.
प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब बताओ मुझे जरा, तुम लोग को क्लियर है क्या ये? एकदम ओपन होके बोलो, क्या क्लियर है, क्या कंफ्यूजन हो रहा है, क्या चीज है। चाहो तो अनम्यूट भी हो सकते हो, तो एकदम आराम से बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट में हमको हटाना होगा क्वेश्चन, हम हटा देंगे, थोड़ा हो रहा है। ठीक है, अभी नोट से पढ़ना। हाँ, नोट से पढ़ो, एक बार देखो। और सिंपल, हर नोट्स को, हर स्लाइड को पढ़ने की नीड नहीं है। इमेज पे फोकस करो, इमेज प्रोसेस को बता रहे हैं, फ्लो चार्ट को फोकस करो, वो प्रोसेस को बता रहे हैं आपको। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे क्या प्रेजेंट है, कैसे बनने का प्रोसेस है, उतना आप नोट डाउन कर लो। बाकी इम्यून सिस्टम वाला पोर्शन आ गया है थोड़ा, वो भी हैवी हो गया होगा एकदम से। और जो स्टेप्स है, आई थिंक फॉर्मेशन का स्टेप है, इतनी ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, और एनसीईआरटी के पॉइंट जो लिखे हैं वो आपके क्लियर रहने चाहिए। ठीक, फिर से हम एक बार लिम्फ लेक्चर ले लेंगे। ओके, आगे चले फिर। चलो, अब नेक्स्ट है सर्कुलेटरी पाथवे। ये तो मेरे बच्चों को सबको सब कुछ पता है, यहाँ पे मुझे रुकने की नीड ही नहीं। अब देखो कैसे फटाफट कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, एक एक लाइन में सब लगेगा, अरे ये तो हमें भी पता है। द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन और क्लोज्ड। पता है मैम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन ऑर्थ्रोपॉड एंड मोलस्का, ये भी पता है मैम। इन विच ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट passes थ्रू द लार्ज वेसल्स इनटू द ओपन स्पेसेस, जिसको आप ब्लड कैविटी, बॉडी कैविटी कहते हो, साइनसिस कहते हो, हिमोसील कहते हो, एवरीथिंग, कई सारे नाम आपको पता है। क्लियर, लेकिन ये एनसीईआरटी की जो लाइन है ये एमसीक्यूज बनेगी, तो ध्यान रखना। बॉडी कैविटीज, साइनसेस, बड़ी कैविटी साइनस बोलते हैं। क्लियर। एनालिड्स एंड कॉर्डेटा, पॉइंट जो याद रखने का है, इवोल्यूशन के टाइम में एनेलिडा में बीच में ही आ गया था, इन्वर्टिब्रेट्स में एनेलिडा में, नॉन कॉर्डेट्स में। एनेलिडा में आया था क्लोज सिस्टम, एंड उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड नहीं हुआ था। तो एनेलिडा इंपॉर्टेंट है, जो गलती कराता है, दैट्स वाई आप एनिमल किंगडम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और यहाँ से भी ध्यान रखना। एंड कॉर्डेट्स हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, अपन आ जाते हैं कॉर्डेटा में, ये भी पता है। इन विच द ब्लड pumped by the heart is always circulated through a closed network of blood vessels। कभी भी ब्लड हमारा ऐसे फ्लूइड की तरह बाहर नहीं निकल रहा है, हमेशा एक पाइपलाइन से ट्रेवल कर रहा है। क्लियर, अब मूड एकदम ठीक कर लो। लिम्फ वगैरह खत्म हो गया, जो नहीं समझ में आया उसको भूल जाओ, लेकिन यहाँ से एकदम अटेंटिव होके 20-25 मिनट और लेक्चर लेंगे, ताकि आज बेसिक समझ में आ जाए। उसके बाद हार्ट की पंपिंग मैकेनिज्म ये सब आएगा, तो आपको बहुत फोकस रह के समझना पड़ेगा। क्लियर है। तो सर्कुलेशन जो हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन, वो पूरा एक कॉम्पैक्ट ब्लड वेसल्स के अंदर ही हो रहा है, ऐसे खुले में हमारा ब्लड कहीं पे घूम नहीं रहा है। ठीक, दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस। अब मोर एडवांटेजियस क्यों है? क्योंकि देखो बेटा, एक कॉन्सेप्ट समझो। जैसे अगर हम कहें कि इनका किसको ले लें, कॉकरोच को ले लेते, चलो तुम लोग कॉकरोच पढ़े थे, तो कॉकरोच के सिस्टम में जब ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वहां पे ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लियर, उसकी पूरी कैविटी में ब्लड है। अब कैविटी में ब्लड है तो ब्लड की सप्लाई पर्टिकुलर ऑर्गन तक जाने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा रखना पड़ेगा, समझना बात को, ताकि वो बाई चांस डिफ्यूज हो जाए। एंड जब आपने एक फोकस सप्लाई दे दिया कि यहाँ से ब्लड यहीं ट्रेवल करके जा रहा है, तो कम अमाउंट में भी ब्लड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, समझना। ठीक है, अभी आपके बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, लेकिन अगर इस तरीके से 5 लीटर ब्लड जो डिस्ट्रीब्यूटेड मैकेनिज्म में चल रहा है और उससे आपकी बॉडी प्रॉपर सप्लाई को मेंटेन कर रही है, सब कुछ उसको मिल रहा है और प्रॉपर आपकी फिजियोलॉजी चल रही है। ठीक है, अगर इसको ओपन टाइप का कर दिया जाए तो बॉडी में आपको ब्लड भरना पड़ेगा, और वो अमाउंट पहुंच जाता है अप्रोक्सीमेटली 40 लीटर। तो 5 लीटर की चीज 40 लीटर तक पहुंच गई, कितने टाइम्स बढ़ गया?
बताओ कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो एडवांटेजेस सिर्फ वर्ड से नहीं समझना, उस क्यों एडवांटेज है ये भी बताओ। 8 टाइम्स हो गया, यस, ठीक है। 8 टाइम्स आपकी नीड जो है वो बढ़ जाएगी, तो हार्ट का लोड बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, और वो ब्लड बस बहे जा रहा है। जैसे जस्ट सपोज कि आपके घर में वाटर की सप्लाई प्रॉपर पाइप से आ रही है, ठीक है, तो वो प्रॉपर पाइप से एक फ्लो में मेंटेन है, और जितने अमाउंट में चाहिए आपको उतना ही है। अब अगर आपको कह दिया जाए भाई तुम्हारे घर के बगल में तो नदी बह रही है, जाओ तुम उससे ले लो पानी, तो इज इट इजी कि आप बाहर जो नदी बह रही है उससे आप पानी लेने जाओगे बार 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 बार, या वो इजी है कि आपने टैप ऑन किया और वाटर ले लिया। आई थिंक टैप सिस्टम इजी है। तो यही एडवांटेजेस है। एक है कि ब्लड फ्लो कर रहा था शरीर के अंदर, पानी की सॉरी खून की नदी थी जो कि आप देख रहे हो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। हार्ट है, वेसल्स हैं, लार्ज वेसल्स हैं, एंड एट द एंड जो बॉडी कैविटी है उसमें ब्लड ओपन हो जा रहा था, तो सब उसमें डूबे हुए हैं, सारे ऑर्गन्स वहां से ब्लड से न्यूट्रिएंट वगैरह की सप्लाई ले रहा है, एंड देन वेस्टेज को ब्लड में डिफ्यूज कर दे रहा है। क्लियर। लेकिन मैकेनिज्म जो है वहां पे रिक्वायरमेंट ज्यादा है और वो एक्यूरेट कम है कंपैरेटिवली। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एकदम फोकस्ड वे में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जितने अमाउंट में चाहिए वो सब वहां पे मेंटेन है, और कम में काम चल जा रहा है। That's why this pattern is considered to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated. ठीक है, और पंपिंग मशीन से पूरा ये कंट्रोल भी है। और ऐसा भी नहीं है कि हमें कॉकरोच की तरह 13 हार्ट चाहिए। कितने चैम्बर हार्ट है कॉकरोच का, याद है? 13 चैम्बर्ड हार्ट है। अपना तो एक ही हार्ट है, ऊपर पड़ा है पूरा, इतने लंबे शरीर का वेट दे रहा है, वो पूरे ब्लड की सप्लाई मेंटेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पंपिंग प्रोसेस दे दी गई, उसमें वो पंपिंग कर रहा है बार बार, और उसके पंप से ब्लड की सप्लाई पूरे बॉडी में मेंटेन हो रखी है। ऐसा तो है नहीं कि हाँ भैया एक एब्डोमेन में हार्ट ले लो, एक पैरों के लिए हार्ट अलग से ले लो, एक ब्रेन के लिए हार्ट अलग से ले लो, ऐसा तो है नहीं अपने बॉडी में। एक ही हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, सप्लाई को मेंटेन कर। ठीक है। अब यहाँ पे हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। ओपन टाइप ये सब तुम लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, सब पढ़ रखा है एनिमल किंगडम में। कुछ टर्म है याद रखना। हीमोलिम्फ टर्म यूज होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के ब्लड के लिए। अगर एक्यूरेटली पूछेगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या फ्लूइड प्रेजेंट होता है, हीमोलिम्फ भी है ऑप्शन में और ब्लड भी ऑप्शन में है, देन राइट आंसर इज हीमोलिम्फ। मार्क करके रख लो। ऐसा लिम्फ जिसमें हीम हो, ऐसा लिम्फ जिसमें आरबीसी हो, जिसमें हीम आ रहा है मतलब ब्लड आ रहा है। क्लियर, दैट इज हीमोलिम्फ। लार्ज वॉल्यूम चाहिए, अभी बताया मैंने, नदी बह रही है तो वॉल्यूम लार्ज होगा। लो प्रेशर, कोई चीज बह रहा है विदाउट बाउंड्री बहे जा रहा है, मतलब बाउंड्री है उसमें लेकिन एक लार्जर एरिया में, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम उसका ज्यादा होगा तो प्रेशर लो हो जाएगा। कौन सा लॉ है ये? चलो गैसेस लॉ में बताया था यहाँ पे, रहने दो अभी। मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स में आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये मोस्ट वाला जो है ना ये बन जाएगा क्वेश्चन बेटा, तो यहाँ से एनिलिडा को निकाल लेना चुपचाप। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड है स्मॉल, ब्लड बोल रहे हैं फ्लूइड को, स्मॉल वॉल्यूम इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। जैसे मैंने तुम्हें एक कंपैरिजन बताया 40 लीटर, और एक्चुअल में कितना है 5 लीटर। तो 5 लीटर में जो सप्लाई मेंटेन हो रही है, अगर इसको ओपन सिस्टम कर दिया जाए तो 40 लीटर ब्लड अपने को चाहिए होगा। हाई प्रेशर है बिकॉज ये वेसल्स में मूव कर रहा है। वर्टिब्रेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड सम इनवर्टिब्रेट, यहाँ पे एनेलिडा लिख लेना। बार बार बता रही है एनेलिडा को भूलना नहीं, ठीक है। एनिमल किंगडम से चल रहा है। ऑल वर्टिब्रेट्स पॉजेस अ मस्कुलर चैम्बर हार्ट, जिसको बोलते हैं मायोजेनिक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। फिशेस हैव अ 2 चैम्बर। अब ये बेटा चैम्बर वाली चीज एकदम अच्छे से याद रखना है, ये एमसीक्यू है। फिशेस में 2 चैम्बर हार्ट है, ठीक है, एक एट्रियम है, एक वेंट्रिकल है। एम्फीबियन में, रेप्टाइल में, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, अगेन एनेलिडा की तरह ये क्रोकोडाइल क्वेश्चन बनता है। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, रेप्टाइल में, क्रोकोडाइल रेप्टाइल में आता है ना, हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। सबके पास कितना है? वैसे तो 3.5 है, अब ये तुम नोट्स में लिख लो, पहले भी लिखवाया हुआ है। रेप्टाइल का अगर स्पेसिफिक पूछ रहा है तो 3.5 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्योंकि
वॉल का बनना स्टार्ट हो जाता है, वेंट्रिकुलर वॉल का बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए मैंने एक इम्प्योर मतलब मिक्स ब्लड की सप्लाई चलेगी, ठीक है। और जब फोर चैम्बर्ड आ गया तो आपका फोर चैम्बर्ड तो पूरा ही ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड सेपरेट हो जाएगा। तो कंपैरेटिवली एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना जरा, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में किसमें कंसंट्रेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ज्यादा होगा? क्योंकि मिक्स ब्लड तो रहेगा, लेकिन मिक्स ब्लड से भी में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा दिखेगा आपको रेप्टाइल्स में, क्योंकि वहां पे हाफ, जो 3.5 मैंने लिखा है वो हाफ वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब जैसे जस्ट सपोज कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करके इस तरीके से है और ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ का ब्लड पूरा मिक्स हो सकता है, यहाँ का ब्लड पूरा मिक्स हो सकता है। तो अब यहाँ वाले में अगर यहाँ तक वॉल आ गई तो अब इसको मिक्स होने के लिए इतने स्पेस बचेगा ऊपर वाला। तो कंपैरेटिवली मिक्सिंग मिक्स तो है लेकिन कम होता है रेप्टाइल्स में कंपेयर टू एम्फीबियंस। तो एनसीईआरटी का भी डेटा याद रखो, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी, और ये ऑलरेडी मैंने एनिमल किंगडम में पढ़ाया हुआ है। हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 2 एट्रिया, एट्रियम एट्रिया, ठीक है, सब एक ही बात आएगी, एंड अ सिंगल वेंट्रिकल। जब 3 चैम्बर्ड हार्ट तक आते हैं तो आप ये सेंटर में नीचे वाला इसको इस तरीके से आप ड्रॉ करते हो, क्लियर। वेंट्रिकल एक है एंड एट्रियम 2 है। तो A2V1, A2V1, और अपना क्या है A2V2, क्लियर। A2V2, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल। क्लियर है बच्चों? वेयर एज क्रोकोडाइल से स्टार्ट करते हैं, रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। बर्ड्स एंड मैमल्स possess a 4 chambered heart with 2 atrium and 2 ventricle. In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood, which is oxygenated by the gills and supplied to the body part, from where deoxygenated blood is returned to the heart. That is known as single circulation. In amphibian and reptiles, the left एट्रियम, चलो वो बाद में देखते हैं, पहले फिश वाला ये रिकॉल कर लो। फिश में ऐसा नहीं है कि अपने लंग्स की तरह एक बार लंग्स में ब्लड गया और फिर वापस हार्ट में वापस आएगा एंड देन फिर हार्ट पंप करेगा तो बॉडी को जाएगा। फिश का कैसे है, हार्ट में आ रहा है, 2 चैम्बर्ड है, एक वेंट्रिकल, ध्यान से सुनो सब पढ़ा हुआ है, एक वेंट्रिकल एक एट्रियम, ठीक है। ब्लड आगे गया, गिल्स के पास ऑक्सीजन मिक्स हुई, ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के पार्ट में जा रहा है, सिस्टमिक मतलब बॉडी, एंड देन बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है हार्ट में। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में नहीं आया है, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज सिंगल सर्कुलेशन। क्लियर है, पढ़ा हुआ है। अगर यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर रिवाइज करो, बोला हुआ है था पहले भी कि रिवाइज कर लेना। एट्रियम वेंट्रिकल गिल्स से पास होगा, ऑक्सीजनेटेड हुआ एंड फिर ब्लड की सप्लाई पूरे बॉडी में गई, कोई दिक्कत नहीं है, फिर डीऑक्सीजनेटेड होगा, बॉडी के सेल से टिश्यू से CO2 डिजोल्व हो जाएगी, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, वापस हार्ट में आएगा। दैट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो ये कंपैरेटिव दिया हुआ है, जिसको याद ना आ रहा हो थोड़ा सा याद कर लो। एक वेंट्रिकल एक एट्रियम, 2 चैम्बर्ड हार्ट फिश। एम्फीबियन 3 चैम्बर्ड हार्ट, 2 एट्रियम एक वेंट्रिकल। मैंने इस तरीके से इमेज बनवाया था तुम लोगों को, AAV ध्यान रखने के लिए, क्लियर। फिर इसी V में नीचे की तरफ वॉल लगा देना है, वो रेप्टाइल्स के लिए 3.5, अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए रखना है, जब तक पूछेगा नहीं तब तक नहीं बताना है, क्लियर। दैट्स वाई इसमें ज्यादा आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कंसंट्रेशन मिल जाता है। फिर 4 चैम्बर की तो कहानी ही अलग है। यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा शेडेड दिख रहा है, एक मिनट रुको मुझे क्लियर करने, शेडेड पार्ट दिख रहा है, मतलब मिक्सिंग ऑफ ब्लड है। यहाँ पे सेपरेशन स्टार्ट हो गया, हालांकि मिक्सिंग होती है यहाँ पे। यहाँ पे प्रॉपर सेपरेशन, इधर डीऑक्सीजनेटेड इधर ऑक्सीजनेटेड। तो ये आपका हार्ट है, ह्यूमन हार्ट में आप देखो तो लेफ्ट वाला पोर्शन ऑक्सीजनेटेड से डील करता है एंड राइट वाला पोर्शन डीऑक्सीजनेटेड से डील करता है।
क्या लाइन थी लास्ट में? इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स। अब आपको पता है एम्फीबियंस में गिल्स से भी हो सकता है, लंग्स से भी हो सकता है, स्किन से भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? रेस्पायरेशन। ठीक है, तो रेस्पायरेशन होगा तभी तो ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा बेटा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम कनेक्टेड वे में चल रहा है। एंड द राइट एट्रियम गेट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स। तो क्या हो गया? इसमें लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, स्किन, एंड द राइट एट्रियम गेट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट। अब सिंपल सी चीज, यही आप जो इमेज देख रहे हो इसमें यहां से ले आओ तो आप अदर बॉडी पार्ट से आ रहा है एंड गिल्स वगैरह से ऑक्सीजनेटेड जो होके वो आ रहा है वो राइट एट्रियम में आ रहा है। राइट एट्रियम में आया तो फिर वेंट्रिकल में जाएगा, क्योंकि अभी वेंट्रिकल एक ही है, तो फिर वेंट्रिकल में जाएगा और वहां से मिक्स ब्लड आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि राइट और लेफ्ट दोनों से ब्लड वेंट्रिकल में आ सकता है। However, they get mixed up in the single ventricle which pumps out mixed blood. ये एमसीक्यू है बेटा, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। गिल्स से लंग्स से ब्लड ट्रैवल करके वापस तो हार्ट में आया, लेकिन पूरी तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है। कैसा है ये? देखो फिर से देखना ध्यान से, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है और नीचे स्ट्रक्चर है, यहाँ दोनों से ट्रेवल करके ब्लड यहाँ पे आ रहा है और मिक्स हो जा रहा है, और फिर जो ब्लड बाहर जा रहा है वो मिक्स ब्लड है, पूरी तरीके से प्योर ऑक्सीजनेटेड नहीं है। दैट्स वाई इसको आप बोलते हो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन रिपोर्टेड इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल में एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। तो अब आ गया बर्ड एंड मैमल्स एंड क्रोकोडाइल। यहाँ पे क्रोकोडाइल को भूलना नहीं, 4 मार्क्स लेके चला जाएगा वो। In birds and mammals, oxygenated and deoxygenated blood received by the left and right atrium, oxygenated by left and deoxygenated by right. अभी सब इमेज में क्लियर हो जाएगा, रुक जाओ। Respectively passes on the ventricles of same side. तो सेम साइड है मतलब लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड दे देगा, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को दे देगा। The ventricle pumps it out without any mixing. ये खासियत है, एडवांटेज भी है। That is, two separate circulatory pathways are present in these organisms. Hence, these animals have complete double circulatory system. तो बेटा जी, ये जो मैंने कंपैरेटिव यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस ट्रिकी बन सकते हैं, जो कहेंगे कुछ और आप समझेंगे कुछ, तो अटेंटिव होकर वो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? पूरा एनिमल किंगडम था ये तो, बढ़ी हुई चीजें थी। बर्नौली, बर्नौली नहीं, हाँ बर्नौली तो साइज कम होने पे प्रेशर हाई, वॉल्यूम, कह सकते हो। और वो जो था आपका गैसेस का, वो था डाल्टन्स लॉ, गैसेस डाल्टन्स लॉ। ठीक है, चलो अब थोड़ा हवा हवाई बातें कर लेते हैं ताकि तुम लोग का मूड ठीक रहे और पढ़ो अच्छे से। यहाँ पे देख रहे हो हार्ट का इमेज दिख रहा है, हार्ट की पोजीशन। अब हम फटाफट तुम्हें ला रहे हैं ताकि तुम जिंदा हो जाओ, थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाए। पढ़ाएंगे नहीं अभी, क्लियर? हार्ट का पोजीशन याद करना, ये पोजीशन क्या है, मीडिया स्टर्नम क्या होता है। अब चलो क्वेश्चन बताना मुझे, व्हाट इज मीडिया स्टर्नम? ठीक है, व्हाट इज कार्डियक नॉच? कार्डियक नॉच क्या होता है? मीडिया स्टर्नम क्या होता है? मीडिया स्टर्नम में कौन से ऑर्गन्स आते हैं? थोरेसिक कैविटी क्या है? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट एक देख लो, हर किसी के हार्ट का साइज उसकी बंद मुट्ठी के बराबर है। ठीक है, उसका हार्ट का साइज उतना ही होता है जितनी वो मुट्ठी बंद करता है तो बीच में हार्ट आ जाए। तो जैसा आपके पाम का साइज है, उसके फोल्ड करते वक्त आपका हार्ट उसके अंदर ही आएगा, जिस तरीके से इस इमेज में पकड़ रखा है।
ठीक है, सिंपल एनाटॉमी, सिंपल तो नहीं कहेंगे, काफी कॉम्प्लेक्स रहती है। तो थोड़ा सा कल वाले लेक्चर फ्रेश माइंड से पढ़ना, यहाँ तक की चीजें याद रख के दिमाग में फोर्थ चैम्बर तक समझ के, चैम्बर से रिलेटेड हम कुछ बातें और बता दे रहे हैं ताकि वो पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट वाइज तुम लोग कल प्रिपेयर रहो। क्लियर? ठीक है, कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, जैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन लो कि मेज का हार्ट बड़ा होता है, फीमेल्स का हार्ट थोड़ा सा 50 ग्राम छोटा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये वो डायलॉग बिल्कुल भी नहीं है कि बड़े दिल वाले होते हैं मेल्स, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो सब मिथ है। पोजीशन ऑफ हार्ट थोरेसिक के अकॉर्डिंग, मीडियास्टर्नम के अकॉर्डिंग, लंग्स के अकॉर्डिंग, वो सब तुम लोग रिप्लाई करो। इट लाइज बिहाइंड द स्टर्नम, साइज देखो 12 सेंटीमीटर। अब ये एडल्ट की साइज जो भी ऐसे दिया होता है ना, जब तक स्पेसिफिक ना करे तो वो बढ़िया एडल्ट बंदा 20 to 23 ईयर्स का कोई बंदा है, बंदी है, उसका हार्ट का साइज दिया रहता है। क्लियर? अब कल हम लोग यहाँ से लेयर वगैरह सारी चीज पढ़ते हुए स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सा पढ़ा दूं क्या, लेयर पढ़ा दूं या चलो तुम लोग कर लो अच्छे से, इतना प्रिपेयर कर लो तो कल हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ते हुए पाथवे को भी पढ़ेंगे। ठीक है, कल का लेक्चर लंबा चलेगा भी। ओके, क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चंस और नोट डाउन करो, इन सब के आज आंसर सेंड करोगे मुझे व्हाट्सएप पे। मीडिया स्टर्नम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? देन थोरेसिक कैविटी, लंग्स की लेयर, लंग्स की आउटर लेयर, प्लूरल, छोड़ो अभी मैं नाम ही बोल दूं फिर तो, फ्लूइड का नेम, लंग्स के फ्लूइड का नेम, लंग्स की कैविटी का नेम, ट्रैकिया के बाइफरकेट होने का लोकेशन, ट्रैकिया के बाइफरकेट होने का लोकेशन, मतलब वो लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में कब डिवाइड होगा वो लिखना है, थोरेसिक के अकॉर्डिंग एंड वर्टिब्रे के अकॉर्डिंग। ठीक है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम? छोटा छोटा अपने अकॉर्डिंग लिख के आंसर करना। चलो फिर एंड करते हैं लेक्चर। हम्म, थोरेसिक कैविटी फिफ्थ नहीं होगी, कुछ और फिफ्थ होगा। मैम रुको, क्वेश्चन दिखाओ, एक मिनट बेटा, कहाँ गया? लंग्स की लेयर, लंग्स की थोरेसिक कैविटी में रिब्स के साइड प्रेजेंट होने वाली लेयर, लेयर को डिवाइड करना है रिब्स के साइड एंड टूवर्ड्स द लंग्स। फिर दोनों के बीच में जो कैविटी है वो, दोनों के बीच में जो फ्लूइड है वो, ये सब आंसर करोगे। हो गया नोट? वेरी गुड, चलो इसको अच्छे से रिवाइज करो, लिंक को एनसीईआरटी से और थोड़ा सा बस फ्लो चार्ट और इमेज देख के कवर कर लो। अभी ज्यादा लिंक का लोड नहीं लो, इम्यून सिस्टम में उसको हम कवर करा दें। मैम, दो क्वेश्चन रिपीट? कौन सा क्वेश्चन बेटा? मैंने नंबर तो डाला ही नहीं है, चलो अभी डाल देती हूँ। फर्स्ट पूछा मैंने थोरेसिक कैविटी की बाउंड्री, ठीक है, मतलब थोरेसिक कैविटी क्या है। फिर मैंने पूछा है लंग्स की लेयर, लंग्स की आउटर पूरी लेयर को क्या बोलते हैं। फिर लेयर को डिवाइड करने के लिए बोला है, लंग्स की लेयर डिवाइड होगी तो एक रिब को फेस करेगी, एक लंग्स को फेस करेगी, दोनों के बीच में अगर कोई कंटेंट रहता है उस कंटेंट का नाम। फिर आपको लंग्स की कैविटी का नाम मैंने पूछा है,
यहाँ पे चले जाओ, फोर्थ में आपके सब हैं, फिर यहाँ पे फिफ्थ कैविटी का नाम। देन मैंने पूछा ट्रैकिया कहाँ डिवाइड होता है, फिर मैंने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। एक क्वेश्चन और लिखो, विच टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट हियर, विच टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन हार्ट, इन हार्ट एंड उनकी प्रॉपर्टी। कुछ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हिंट दे रही हूं मैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। चलो बाय, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना और रिवाइज कर लेना, टाइम को यूटिलाइज करना, कल मॉर्निंग में क्लास लेंगे बेटा। ओके बाय बाय।